जैसे कृष्णा, आज हम हमारे नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 अमाइनो एसिड पढ़ेंगे। इसमें अमाइनो एसिड्स की इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स आर building blocks of proteins. Proteins are significant biomolecules that are essential for performing a number of functions in the cell. Similar to polysaccharides, proteins are also polymeric in nature, right? And the monomeric units of proteins are amino acids. स्ट्रक्चर और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इस डायग्राम के हेल्प से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हेयर यू हैव ए स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड में आप देखेंगे तो ये आपका मेन अमाइनो ग्रुप एंड ये आपका CH कार्बन ग्रुप है और CH के साथ आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप और ये आपका R साइड ग्रुप है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि आपके पास इस कार्बन के ऊपर जो अल्फ़ा कार्बन है, राइट। अब अल्फ़ा कार्बन क्यों हमने इसको कंसीडर किया है? बिकॉज ऑफ दिस कार्बोक्सिल ग्रुप। जो कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं और ये अल्फ़ा कार्बन आपके 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक ये साइड ग्रुप, साइड चेन R ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ बाइंड है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अमाइनो ग्रुप NH3 पॉजिटिव ग्रुप है और फिर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर कार्बोक्सिल है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डायग्राम को ड्रॉ करूँ, सो ये आपका अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर आपके कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, यहाँ नेक्स्ट आपका R अल्काइल ग्रुप है, यहाँ आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका NH3 यानी कि अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर इसको हम कायरल कार्बन भी बोलेंगे। ओके, ये आपका अल्फ़ा कार्बन भी है और कायरल कार्बन भी है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसलिए ये कायरल कार्बन भी होगा। इसका नीचे जो होगा वो कायरल होगा। अगर मैं यहाँ पर ग्लाइसिन, एक अमाइनो एसिड का एग्जांपल लेके डिस्कस करूँ, तो ग्लाइसिन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होगा वो अल्काइल ग्रुप इसका हाइड्रोजन होगा, H ग्रुप, राइट। तो अगर मैं ग्लाइसिन है, ये हमारा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, यहाँ पर इसका H है और यहाँ पे NH3 अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पर जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप नहीं, वो हाइड्रोजन यहाँ पर एसोसिएटेड होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ग्लाइसिन के केस में इसका जो कायरल नेचर है कार्बन का वो लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पर H ग्रुप और H ग्रुप आपके रिपीट हो गए हैं। तो कायरल कार्बन के लिए ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हो। सो इसके बाद हमारे पास ये कुछ पोजीशन आइसोमर्स हैं। पोजीशन आइसोमर्स क्या होगी? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको अभी बताया कि जो कार्बन आपका कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे और जैसे जैसे ये शिफ्ट होता रहेगा, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैंने नंबरिंग 1 करी है, ये पे 2 है, यह 3 है, यह 4 है, तो जो फर्स्ट कार्बन है आपका वो COH कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो नेक्स्ट कार्बन है वो आपका अल्फ़ा होगा, इसके बाद जो थर्ड होगा वो बीटा होगा और इसके बाद जो आपका गामा होगा। तो ये आपके पोजीशन चेंज हो रही है और इसके हिसाब से इसका नेमिंग भी चेंज हो रहा है। 2 अमाइनो ब्यूटेनिक एसिड, 3 अमाइनो ब्यूटेनिक एसिड एंड 4 अमाइनो ब्यूटेनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर NH2 की पोजीशन भी यहाँ चेंज हो रही है। तो पोजीशन आइसोमर्स आर द आइसोमर्स दैट आर डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द सेम कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे वेरी हो रहा है, पोजीशंस की चेंज हो रही है। अल्फ़ा बीटा एंड गामा हमारे पास 3 पोजीशन आइसोमर्स हो रहे हैं अमाइनो एसिड के केस में। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है अमाइनो एसिड्स की? रिप्रेजेंटेशन हम 3 लेटर सिंबल भी यूज़ करते हैं और 1 लेटर सिंबल भी यूज़ करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ग्लाइसिन का, तो यहाँ पर हमने GLY जो इसका 3 लेटर सिंबल है वो यूज़ किया है। और अगर मैं 1 लेटर की बात करूँ तो सिंगल G इसका एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा वैलिन होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेल और इसका सिंगल लेटर होगा V। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है आइसोलिसिन, ILE और इसका सिंगल लेटर भी हमारा I होगा। इसके बाद हमारे पास यह चार्ट है डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ और इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पर गिवन है कि आपके कौन कौन से 3 लेटर है और सिंगल लेटर सिंबल है। जैसे ग्लाइसिन है GLYG, एलिनिन ALAA, वैलिन VALV एंड ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड लाइक दैट। ये आप देखेंगे पूरा यहाँ पे गिवन है।
आपको ये एडवाइस करी जाती है कि आप इन सभी अमाइनो एसिड्स को लर्न कर लेंगे इनके नेमिंग के साथ, इनके 3 लेटर फार्मूला और सिंगल लेटर फार्मूले के साथ, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फर्दर केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमने कायरल कार्बन का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कायरल कार्बन आपका वो कार्बन होता है जिसमें आपके 4 डिफरेंट कार्बन एटम जो है वो बॉन्ड होते हैं। कायरल एटम में आपके पास जो कायरल कार्बन होगा उसमें 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप्स है वो एसोसिएटेड होते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वहाँ पे भी हमने DL यूज़ किया था, डिपेंड कर रहा था कि आपका एल्कोहलिक ग्रुप कहाँ पर एसोसिएटेड है, लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, तब हमने उसको नेमिंग करी थी L और D। इस केस में अमाइनो एसिड के केस में हमने कंसीडर करना है अमाइनो ग्रुप। अगर अमाइनो ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो L अमाइनो एसिड है, अदरवाइज आपका D अमाइनो एसिड है। इसका एग्जांपल है एलेनिन। एलेनिन के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर NH2 लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए L है, और अगर राइट हैंड साइड में NH2 ग्रुप है तो वो D एलेनिन है। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा वो आपका जनरली जो है वो L कॉन्फ़िगरेशन में होता है, राइट। और डिपेंड कर रहा है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट उसको रोटेट किस तरफ कर रहा है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, तो L या तो प्लस होगा या L माइनस होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसके अल्काइल ग्रुप के नेचर के ऊपर और इसकी पोलैरिटी के ऊपर, कि उसका नेचर क्या है, उसकी पोलैरिटी क्या है। फर्स्ट आपका है अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं इसमें हमारे पास एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। एलिफेटिक अमाइनो एसिड में क्या होने वाला है, इसमें आपके पास एलिफेटिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है एज ए अल्काइल चेन, और एग्जांपल है इसके ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। हाइड्रोक्सी में आपका OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, सीरीन, टायरोसिन, थ्रियोनिन। सल्फ़र में आपका सल्फ़र प्रेजेंट होगा, मेथियोनिन एंड सिस्टीन। अमाइनो एसिड जिसमें COH ग्रुप जो है एडिशनल, अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल कार्बोक्सिल ग्रुप एक एडिशनल COH ग्रुप होगा तो एसिडिक चेन होगा, जैसे अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और अगर NH2 ग्रुप एसोसिएटेड है अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल अमाइनो ग्रुप, तो वो आपका एग्जांपल हो गया बेसिक अमाइनो एसिड, जिसमें आपका आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडीन इस कैटेगरी में फॉल करता है। स्ट्रक्चर के लिए आपके पास ऊपर एक टेबल था, इस टेबल को आप रेफ़र कर सकते हो। इसमें भी आपको इन्होंने ब्रीफिंग करी है कि कौन से आपके नॉन पोलर है, कौन से आपके पोलर चार्ज्ड है, राइट। इसमें इन्होंने पोलैरिटी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन की हुई है। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको आराम से यहाँ पर आपको सल्फ़र कंटेनिंग ग्रुप दिखाई देगा, जैसे कि आपका यहाँ पर सिस्टीन में देख सकते हैं तो SH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो ये आपका सल्फ़र कंटेनिंग ग्रुप हो गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पर एडिशनली अगर आपके पास COH ग्रुप आता है तो फिर वो आपका एसिडिक कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज़ वो आपका बेसिक होता है। अगर NH2 यूज़ करेंगे तो ये डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज़ आती हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनो एसिड। अगर उसमें अमाइनो एसिड इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट इम्यूनो ग्रुप इज़ प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ अमाइनो ग्रुप। ओके, तो इसका एग्जांपल है प्रोलीन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आएगी वो कैटेगरी है अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप। अभी हमने जो ऊपर चार्ट देखा वो पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप में ही अमाइनो एसिड को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। नॉन पोलर आर ग्रुप, जिसमें आपका नॉन पोलर एलिफेटिक या नॉन पोलर एरोमेटिक चेन होता है, तो वो नॉन पोलर आर ग्रुप में आएगा। एग्जांपल है ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, वेलिन, एलेनिन, मेथियोनिन एंड प्रोलीन। इसके बाद आपका पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, पोलर है बट आर ग्रुप अनचार्ज्ड है, मतलब कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं, बट पोलर चेन प्रेजेंट है, राइट। और ये पोलर चेन मतलब हाइड्रोक्सिल आपका ग्रुप प्रेजेंट होगा, अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या सल्फोहाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट होगा। एग्जांपल है सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पैरेजिन, टायरोसिन एंड ग्लूटामिन। इसके बाद है पोलर ग्रुप। अब पोलर में भी क्या होना चाहिए, पोलर में अगर वो नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप है तब वो आपका बनेगा अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, राइट। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप का मतलब है कि एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद आपका पोलर है। पोलर में क्या कंडीशन होनी चाहिए,
पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब आपका बेसिक ग्रुप यानी कि आपका अमाइनो ग्रुप पे प्रेजेंट है। उसका एग्जांपल है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। नेक्स्ट यहाँ पर कहा हुआ है दो टायरोसिन ट्रिप्टोफैन हैव नॉन पोलर साइड चेन, they can also be put in the uncharged polar group. Their feeble polarity arises from the presence of OH group in tyrosine side chain and NH group in case of tryptophan side chain. राइट, नेक्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की कैटेगरी क्या होगी? जो बॉडी हमारी सिंथेसाइज कर सकती है वो हमारे नॉन एसेंशियल में आएगा, और जो सिंथेसाइज नहीं कर सकती है वो है एसेंशियल अमाइनो एसिड, बिकॉज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स फिर हमें हमारे फूड से वहाँ से हमें कंज्यूम करना पड़ेगा, वहाँ से हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा। राइट, तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। और प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हम कंसीडर करते हैं सोयाबीन। राइट, इसके बाद कुछ सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि बॉडी को उसकी कांस्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती, बॉडी डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर डाइटरी सोर्सेज फॉर इट, इसलिए उसको हमने सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड किया है। इसका एग्जांपल है आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जैसे इसका ज़्यूट्राइन स्ट्रक्चर, ये कैसे कर्व्स फॉर्म करते हैं। राइट, ज़्यूट्राइन में क्या होगा, बेसिकली आपके पास जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, अगर आप रिकॉल करेंगे, उसमें COOH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अमाइनो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। राइट, अगर यहाँ पर आपका ये प्लस है, ये माइनस है, तो फिलहाल इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रल है। तो जब ये अपना न्यूट्रल स्टेट पे जिस pH पे होगा उस pH को हम बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक pH, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और ये जो आपका फॉर्मेशन होगा उस स्टेज पे हम उसको बोलेंगे ज़्यूट्राइन फॉर्मेशन। तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर दे रखा है आपको, जैसे ये आपका ज़्यूट्राइन है, स्टेबल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर हमने pH को कम किया है, लो pH कंडीशन में, इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एलिमिनेट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये कैटाइन बन गया। अगर यहाँ पर हमने pH को हाई कर दिया, तब यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सस्टेन कर रहा है, तो ये एनाइन होगा। राइट, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि an amphoteric molecule that can accept hydrogen ion at around a neutral pH, and amino acid forms a dipolar ion or ज़्यूट्राइन formation. ये acidic carboxyl donates hydrogen group and the basic amino group accepts one. तो ये जो आपका आयन बना है, जहाँ पर आपका प्लस और माइनस न्यूट्रल है, तो ये आपका ज़्यूट्राइन फॉर्मेशन हुआ है। इसमें आपके पास पॉजिटिव भी है और यहाँ पर आपका नेगेटिव भी प्रेजेंट है, unlike these two stage where only positive is present and in this case only negative charge is present. So आपका ज़्यूट्राइन has positive as well as negative charge within the same molecule at neutral pH. So generally we show these molecules in the ionized form, right, ताकि हमें अपने कन्वीनियंस के लिए हम करते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने अभी आपको बता दिया, द pH at which amino acid carry no net charge, मतलब अल्टीमेटली प्लस भी प्रेजेंट है, माइनस भी प्रेजेंट, तो न्यूट्रल हो गया। राइट, कोई नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस pH को हम बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक pH PI. For example, isoelectric point of glycine is pH 6, which means that at pH 6 glycine will be in its ज़्यूट्राइनिक form. Both plus and minus charge would be there with the glycine at pH 6. डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। राइट, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ज़्यूट्राइन फॉर्मेशन है, मतलब आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, नेट चार्ज ज़ीरो है, प्लस भी प्रेजेंट है, माइनस भी प्रेजेंट है, ओवरऑल नेट चार्ज ज़ीरो है। जैसे हमने एसिडिक pH यहाँ पे प्रोवाइड किया तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो मतलब इसका चार्ज +1 हो गया। जैसे हमने बेसिक pH प्रोवाइड किया तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव एलिमिनेट हो गया और नेगेटिव यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो हम बोलेंगे नेट चार्ज -1 है। नेक्स्ट वी कैन से दैट दस डिपेंडिंग ऑन द pH of the aqueous solution, amino acids can exist in different ionic form.
ज़ीरो आयन जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है, पर जैसे हम पीएच को या तो इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो उसके डिफरेंट आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट वो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सम ऑफ द साइड चेन which are capable of ionizing will increase the number of ionized forms possible for that particular amino acid। अगेन वही पॉइंट है कि आपका जैसे pH वेरी करेगा डिफरेंट आयनिक फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा, और डिपेंड करेगा कि उसका साइड चेन कितना है और उसकी साइड चेन की कैपेबिलिटी कितनी आयनाइजेशन करने के लिए, तो उसके डिफरेंट आयनिक फॉर्म वो ऑब्टेन करेगा अमाइनो एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टाइट्रेशन कर्व्स इन अमाइनो एसिड। तो हम ये टाइट्रेशन कर्व्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है? द टाइट्रेशन कर्व्स आर यूजुअली प्लॉट्स अगेंस्ट पीएच। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या करना है, द कर्व्स आर यूजुअली प्लॉट ऑफ पीएच अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, और मोर करेक्टली अगेंस्ट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एडेड पर मोल ऑफ द सैंपल। सो यहाँ पर आपका टाइट्रेशन कर्व ऑब्टेन कैसे करते हैं, हम सिंपली पहले उसको समझते हैं। जब हम when the pH of given molecule of sample solution is changed by successive addition of acid or alkali, a titration curve is obtained। जब हम अल्कलाई या एसिड सैम्पल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं या उसको एडिशन करते हैं, तो हमारा जो पीएच है उस सैम्पल का वो चेंज होगा, और वो जैसे चेंज होता रहता है हमें टाइट्रेशन कर्व्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम इनको कंसीडर कर सकते हैं, कैसे हम देखते हैं वो एक बार देख लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द नंबर ऑफ आयनाइजिंग ग्रुप, द पीए ऑफ आयनाइजिंग ग्रुप्स एंड द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू। तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऑब्जर्व करे हैं अमाइनो एसिड्स की। द आयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द एक्वस फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अभी हमने आपको मैंने बताया कि हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन का पीएच क्या है, जैसे उसका पीएच चेंज होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में पीआई पोजीशन में, तो वो ज़ीरो फॉर्मेशन पे होता है। जैसे हमने उसका पीएच कम किया तब उसका आयनिक फॉर्म डिफरेंट होगा, जैसे हमने उसका पीएच सॉल्यूशन का इंक्रीज़ किया तब भी उसका आयनिक फॉर्म वो वेरी करेगा। सो आयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अमाइनो एसिड के आयनिक फॉर्म्स क्या होंगे। सो इसलिए जो टाइट्रेशन कर्व्स हैं अमाइनो एसिड के वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। टाइट्रेशन कर्व जो है वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, जब हम सॉल्यूशन को अमाइनो एसिड के सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करेंगे या तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl या फिर आपका स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NOH। द pH इज़ रिकॉर्डेड आफ्टर ईच एडिशन। जैसे हमने HCl को ऐड किया तब हम उसका pH नोट करेंगे, या फिर NOH को ऐड किया तब हम उसका pH नोट करेंगे, और ग्राफ हम प्लॉट करते हैं pH चेंज करने पे और कितना अमाउंट हमने ऐड किया है बेस का। ड्यू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आयनाइजल ग्रुप, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो उसके डिपेंड करता है कि हम उसका आयनिक फॉर्म क्या है, तो हमारे पास डिफरेंट कर्व्स आती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कर्व को, ग्लाइसिन का ये आपका टाइट्रेशन कर्व है। मोलारिटी यहाँ पे 0.1 मोलर है एंड टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इसका टाइट्रेशन कर्व है। इसमें इसका फर्स्ट pK1 है 2.34, और जो आपका pK2 है वो 9.60, और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है 5.97, जो कि अराउंड 6 के है। 6 PI हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, तो अगर हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देखा तो इट्स अबाउट 5.97। तो ये आपके कुछ टाइट्रेशन कर्व है। अब हम नेक्स्ट यूनिट कंसिडर कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि हम अमाइनो एसिड को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, फिर उसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे और सेपरेशन कैसे होगी। फर्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अमाइनो एसिड को सेपरेट करना है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफरेंसेस इन देयर पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन द वाटर एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या करेंगे इस टेक्निक में, अमाइनो एसिड सॉल्यूशन को प्लेस करना ऑन वन साइड ऑफ द शीट ऑफ द मोइस्ट फिल्टर पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब, एंड फिर हमने उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है
जैसे इसके कैपिलरी एक्शन होगा, अमाइनो एसिड जो है वो अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स में ऐसे सेपरेट आउट होने वाला है। ये क्रोमेटोग्राफी जार है, यहाँ पे सॉल्वेंट फ्रंट आप देख रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पे कैपिलरी एक्शन होगा, ये एब्जॉर्ब होने लगेगा या मूव करेगा, और उसकी इंट्रैक्शन डिपेंड कर रही है, और हमारे पास ये डिफरेंट स्पॉट्स आएंगे जो कि अमाइनो एसिड्स के हैं। नेक्स्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमने क्या करना है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन को प्लेस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में एट ए कांस्टेंट पीएच। Molecules with a net charge will move towards the opposite electrodes, whereas the dipole ions with a net zero will not migrate। अब होगा क्या, ये माइग्रेट नहीं करेंगे अगर अपना इनको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिल गया, क्योंकि हमें अभी पता है पीआई पोजीशन पे जो पीएच वैल्यू होती है वो नेट ज़ीरो होती है, राइट। अगर इसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे डिपेंड करेगा उसका चार्ज कि +1 है कि माइनस है। मतलब ये कि कैथोड की तरफ मूव करेगा या नहीं मूव करेगा। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में सिंपली उन्होंने जार इंट्रोड्यूस किया था। जार के अंदर हमने स्पॉट किया, कैपिलरी एक्शन हुआ, और इसका मेन प्रिंसिपल होगा कि पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है बिटवीन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इस केस में हमने चार्ज के ऊपर काम करना है, इसका कितना चार्ज है, नेट चार्ज कितना होगा, तो उस अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा। अगर ज़ीरो चार्ज होगा तो ये माइग्रेट नहीं करेगा, अगर इसका प्लस होगा या माइनस होगा डिपेंड करेगा, तब वो मूव करेगा कैथोड या एनोड की तरफ। अगर उसका नेट चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एनोड, और अगर इसका बेसिक अमाइनो एसिड होगा तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, राइट। तो ये डिपेंड कर रहा है कि उसका इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, तो उस अकॉर्डिंगली पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसकी माइग्रेशन होगी। दैट्स इट फॉर योर चैप्टर 4 अमाइनो एसिड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू subscribe the channel, share the video as much as you can. Thank you so much for your time.